दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन और सड़क परिवहन, स्थल जो परिवहन है उसके अंतर्गत पढ़ा था। और अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में। तो जो हमारा पाठ है परिवहन एवं संचार, उसके अंतर्गत हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं, इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन में रेल, सड़क और पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं हम जल परिवहन से। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा जहाज़ है और ये बंदरगाह है जहाँ पर ये जहाज़ खड़ा हुआ है। तो जल परिवहन शुरू करते हैं। चलिए, परिवहन और संचार जो हमारा पाठ है उसके अंतर्गत शुरू करते हैं जल परिवहन। यह सबसे सस्ता परिवहन मार्ग है। अब इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। और वो हमने जो पढ़ा था रेल या सड़क या पाइपलाइन, उन सब में कहीं ना कहीं निर्माण की आवश्यकता होती है। सड़क निर्माण करना पड़ता है हमको, फिर अगर रेल लाइन बिछानी है तो पटरियाँ हैं, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। पाइपलाइन के लिए पाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। परंतु जल परिवहन के लिए हमें किसी सड़क की, किसी रेल की, किसी पाइप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जो पानी है वही उसके लिए सड़क है, वही रेल है। इसलिए लिखा है यह सबसे सस्ता परिवहन मार्ग है। कहीं मरम्मत नहीं करनी पड़ती, कहीं टूट फूट नहीं होती। यह प्राचीन काल से भारत से होता है। बहुत पुराने समय से हमने सिंधु नदी घाटी सभ्यता में भी पढ़ा है इसको, कि हमारे देश से, इस सभ्यता से विदेशों में व्यापार होता था, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और व्यापार को विदेशों में फैलाया गया था। इसी सड़क परिवहन, जल परिवहन से ही भारतीय संस्कृति और व्यापार को विदेशों में फैलाया गया था। इसलिए प्राचीन काल से इस देश से जल परिवहन होता रहा है। जल परिवहन द्वारा भारी और स्थूलकाय वस्तुओं को ढोना अनुकूल है। भारी तो रेलवे में भी होता है, भारी वस्तुओं को रेलवे से भी हो जाता, पर इससे भी भारी हों। और स्थूलकाय का मतलब होता है कि जिसका आकार बहुत बड़ा हो। अब जो रेलवे में जितने भी परिवहन होता है उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी जो सामान है, या जो जैसे रेल की पटरियाँ जहाँ से गुज़रती हैं, तो वहाँ से आसपास में कहीं पेड़ पौधे होंगे या कहीं और बहुत बड़ी कोई आकार में चीज़ है, तो उसके लिए फिर पानी का जहाज ही बहुत अच्छा रहता है। इसलिए लिखा है कि भारी और स्थूलकाय वस्तुओं को ढोना अनुकूल है जल परिवहन के द्वारा। भारत में आंतरिक और समुद्री दोनों प्रकार का जल परिवहन किया जाता है। आंतरिक का मतलब देश के अंदर और समुद्री देश के बाहर। ठीक है दोस्तों, आंतरिक और समुद्री दोनों प्रकार का जल परिवहन भारत में किया जाता है। वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन जल मार्ग है। नौ का मतलब वही जल, जैसे नौ शब्द आपने पहले कहीं सुना हो, तो जैसे नौसेना, तो नौसेना का संबंध भी वही जल सेना से है। तो नौ संचालन जल मार्ग भारत में वर्तमान में 14,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें नदियाँ, नहरें और अप्रवाही जल, ये आंतरिक मार्ग हम पढ़ रहे हैं। नदियाँ, नहरें और अप्रवाही जल जिसको कहा जाता है झीलें और संकरी खाड़ियाँ, जो प्रवाहित नहीं होता वहीं पर रहता है जल। तो नदियाँ, नहरें और अप्रवाही जल टोटल 14,500 किलोमीटर वर्तमान में देश के अंदर जो आंतरिक जल मार्ग है वो है। कुल 14,500 में से नदियों में 3,700 किलोमीटर और नहरें हैं वो 4,300 किलोमीटर। तो ये हो गई टोटल लगभग 8,000 किलोमीटर। तो ये 8,000 किलोमीटर तो नदियाँ और नहरें हैं। इसके अलावा जो अप्रवाही जल हमने अभी देखा था, झीलें और संकरी खाड़ियाँ, वो इसके अलावा लगभग 6,500 किलोमीटर है वो मार्ग, उनके अंदर का मार्ग संबंधित है। तो टोटल 14,500 किलोमीटर आंतरिक जल मार्ग है देश में, जिसमें नदियाँ, नहरें और अप्रवाही जल सम्मिलित हैं। नदियाँ हैं वो 3,700 किलोमीटर, नहरें हैं वो 4,300 किलोमीटर, और शेष अन्य है वो अप्रवाही जल वाली झीलें और संकरी खाड़ियाँ सम्मिलित हैं।
वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 160 लाख टन माल की ढुलाई प्रति वर्ष की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज की तारीख में हमारे देश में आंतरिक जल परिवहन जो हो रहा है, नदी, नहरें, झीलें, संकरी खाड़ियाँ, उनके माध्यम से 160 लाख टन माल प्रति वर्ष इसकी ढुलाई होती है। इतना सामान एक साल में एक जगह से दूसरी जगह जाता है आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से देश के अंदर ही। अब जल परिवहन में आगे बढ़ते हैं। तो आंतरिक जल परिवहन के अलावा अब देश में एक और परिवहन आता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग। जैसे हमने उधर देखा था सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग, वैसे ही जल के मामले में भी राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग कुल 5 हैं जो देश की गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, भांडवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, इन सब के द्वारा उपलब्ध है। अब इनमें से कई सारे नाम अगर आपको याद ध्यान में है तो ये हमने जो जल प्रबंधन, जल संरक्षण वाले जो चैप्टर पढ़े थे उनमें इन नदियों के नाम थे। ठीक है, अगर आप वापस रिपीट उसको रिवाइंड करके उन वीडियो में देखें तो इन नदियों के नाम हमको वहाँ भी मिल जाएंगे। तो हमारे देश में आंतरिक जो जल मार्ग हैं, मुख्य राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, वो टोटल 5 हैं जो इन नदियों के ऊपर हैं। पहला है उसमें से नौगम्य राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, और ये है हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जल का मार्ग है जो 1620 किलोमीटर 1620 किलोमीटर लंबा है। पहला राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा जल, गंगा नदी में, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 दूसरे नंबर का, जो सदिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी का जल मार्ग है। पहला गंगा नदी का, दूसरा ब्रह्मपुत्र का, जो जलमार्ग संख्या 2 है। पहले जलमार्ग की लंबाई है 1620 किलोमीटर, दूसरे जलमार्ग की लंबाई है 891 किलोमीटर। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल के पश्चिमी तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल और चंपक्काश नहरें हैं जो 205 किलोमीटर लंबा है। पहला 1620 किलोमीटर गंगा नदी, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच, दूसरा 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया और धुबरी के बीच, और तीसरा 205 किलोमीटर लंबा केरल के पश्चिमी तटीय नहर क्षेत्र में है ये। चौथा नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से भरकानन 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। ये लगभग दूसरे नंबर का जलमार्ग है। पहला 1620 किलोमीटर सबसे लंबा 1, और सेकेंड नंबर का 4, फिर 2। ओके, अगला है 5वां नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर लंबा जलमार्ग। तो ये टोटल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। पहला गंगा नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा पश्चिमी तटीय नहर केरल में, चौथा काकीनाडा से भरकानन का, और 5वां है जो महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी के ऊपर है जो 588 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा जलमार्ग अगर हम देखें तो सबसे पहला लंबा है वो गंगा नदी के ऊपर है और वो है 1620 किलोमीटर। दूसरा अगर देखें तो सेकेंड नंबर पे आता है 1100 किलोमीटर जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से भरकानन। फिर तीसरा जलमार्ग वो ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर। चौथा है वो महानदी डेल्टा और ब्राह्मणी नदी पर 588 किलोमीटर। और 5वां है जलमार्ग सबसे छोटा, वो है केरल का तटीय पश्चिमी तटीय नहर वाला जलमार्ग जो 205 किलोमीटर है। तो उसको क्रम से भी याद रखना हो तो क्रम से पहला 1, फिर 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, 1, 4, 2, 5 और 3, याद रहेगा ना, 1, 4, 2, 5, 3,
ये राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई के अनुसार क्रम है। 1, 4, 2, 5, 3, 1 गंगा नदी, 4 काकीनाड़ा से बरकानन, फिर 2 891 किलोमीटर, फिर 588 किलोमीटर और तीसरा है 205 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। जल परिवहन में अब अन्य जल मार्ग, कुछ अन्य जलमार्ग भी हैं जैसे मांडवी, जुआरी, कबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल आदि। ये जो भाग हैं वो अन्य जलमार्ग में आते हैं। जैसे हमने पहले भी इसका देखा था कि नदियां हैं हमारी, नहरें हैं, फिर झीलें हैं, ठीक है ना, संकरी घाटियाँ, खाड़ियाँ हैं। तो इसके अलावा ये जो अन्य जलमार्ग हैं, जो हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग हमने पढ़े, इसके अलावा अन्य जलमार्ग भी है। मांडवी, जुआरी, कबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल। देश की सभी नदियाँ वर्ष पर्यंत परिवहन नहीं कर पाती हैं। तो हमारी जो नदियाँ हैं वो मानसून पर निर्भर हैं, हम सभी जानते हैं। वर्षा होती है तो बहती हैं सभी नदियाँ ना, बाकी कई नदियाँ तो सदा बहने वाली भी हैं, परंतु कई सारी नदियाँ ऐसी भी हैं जो केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं या कुछ समय तक बहती हैं, फिर उसके बाद उनमें पानी की कमी हो जाती है, तो जल परिवहन वहाँ नहीं संभव हो पाता। तो इसे लिखा है कि सभी नदियाँ वर्ष पर्यंत परिवहन नहीं कर पाती। केवल 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जहाँ वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। सभी नदियों में जल परिवहन वर्ष भर नहीं हो सकता। केवल 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जहाँ वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। ऐसे नदी मार्गों को ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। जो हमने अभी 5 राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़े थे वो 10 नदियों पर है। और उन 10 नदियों पर क्यों है? क्योंकि उन 10 नदियों पर वर्ष भर पानी बहता रहता है और वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वर्ष भर परिवहन भी संभव हो सकता है। देश में कई दूसरी नदियाँ भी है, परंतु वहाँ वर्ष भर पानी की उपलब्धता नहीं रहती है, तो परिवहन नहीं संभव है। आगे बढ़ते हैं हम जल परिवहन में। अब प्रमुख समुद्री पत्तन या बंदरगाह। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो आंतरिक प्रवाह था, आंतरिक परिवहन था, यानी देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो परिवहन जल परिवहन उपयोग में लिया गया वो हमने पढ़ा। अब हम जो पढ़ रहे हैं प्रमुख समुद्री पत्तन या बंदरगाह, जो कि समुद्र के ऊपर बने हुए हैं और समुद्र से दूसरे देशों में आयात निर्यात का काम होता है। और भारत के लिए तो बहुत ही सौभाग्य का है, क्योंकि उसका पूरा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो समुद्र से टच में है, तो यहाँ पर बंदरगाहों का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ विकास हुआ है। वह स्थान जहाँ पर समुद्री जहाज़ों के रुकने, ईंधन लेने और सामान को उतारने और चढ़ाने का कार्य किया जाता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, बस डिपो जहाँ होता है, तो वहाँ जहाँ जैसे बस डिपो कोई मान लें अपन, तो बस डिपो में बसें खड़ी रहती हैं जहाँ यात्री उतरते हैं, चढ़ते हैं, सामान छोटा मोटा जो होता है वो चढ़ाया उतारा जाता है। तो ऐसे ही जहाँ जल परिवहन हो रहा है, जहाँ बड़े बड़े जहाज आकर के रुकते हैं, जहाँ पर यात्री बैठते हैं या सामान को उतारा चढ़ाया जाता है, जहाँ पर उन जहाज़ों में ईंधन डाला जाता है, वो जो जगह है एक तरह का जहाज़ का स्टेशन कह सकते हैं हम। तो वह स्थान जहाँ पर समुद्री जहाज़ों के रुकने, ईंधन लेने और सामान को उतारने चढ़ाने का कार्य किया जाता है, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 187 मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं। हमारी जितनी समुद्र तटीय रेखा है, जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा, यहाँ गुजरात से लेकर के उधर पश्चिमी बंगाल तक का इलाका और फिर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहाँ तक में कुल 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और 187 मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं। ये प्रमुख बंदरगाह देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। बहुत बड़ी बात है, विदेशी व्यापार का 95% भाग हमारे ये बंदरगाह करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जल मार्ग बहुत सुगमता से संभव हो पाता है। तो देश में 5% व्यापार अन्य मार्गों से होता है, विदेशी व्यापार, चाहे वो वायु मार्ग से हो या किसी अन्य मार्ग से हो। बाकी 95% विदेशी व्यापार है वो जल मार्ग से होता है।
ठीक है ना। विदेशी व्यापार 95% केवल जल मार्ग से होता है, विदेशी व्यापार। आज़ादी के समय जब विभाजन में कराची पत्तन की कमी हुई, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान के अलग अलग पार्ट हो गए, तो जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान के पार्ट हिस्से में चला गया, तो उस कराची बंदरगाह की हमें कमी हुई। तो मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए, तो जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो जो भी भारत का व्यापार था वो मुंबई बंदरगाह के ऊपर ज़्यादा भार पड़ने लगा। तो उस मुंबई बंदरगाह के ऊपर जो व्यापारिक दबाव ज़्यादा बढ़ा, तो उसको कम करने के लिए कच्छ में कांडला पत्तन बनाया गया। कांडला बंदरगाह आपने नाम सुना हो, गुजरात में है। कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। भारत की आज़ादी के बाद पहला जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह बना। और क्यों बना? क्योंकि कराची बंदरगाह जो भारत के हिस्से में था, जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग देश बने तो उस समय कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, तो जो भी व्यापार उस कराची बंदरगाह से होता था अब वो मुंबई बंदरगाह से होने लगा, और मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, भार पड़ गया। तो उस मुंबई बंदरगाह पर भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया जो कच्छ में गुजरात में है, और उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला पत्तन या कांडला बंदरगाह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कांडला बंदरगाह से पास में कौन कौन से, जम्मू कश्मीर से मुंबई दूर पड़ेगा कांडला से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात, इन सब के लिए मुंबई दूर पड़ता है, कांडला पास में पड़ता है। तो ये जितना इलाका है, पहले ये सब कराची बंदरगाह से होता था, परंतु अब कांडला बंदरगाह होने से इन सभी राज्यों का जो आयात निर्यात का काम है वो कांडला बंदरगाह से होता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है। मुंबई बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत और सुचारू पोताश्रय है, यानी जहाँ पर आकर के जहाज़ रुकते हैं वो बहुत बड़े बड़े जगह हैं, प्राकृतिक रूप से खुले हैं, विस्तृत हैं और अच्छे हैं। मुंबई बंदरगाह में सबसे बड़ा बंदरगाह देश का मुंबई बंदरगाह। इससे होने वाले अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया। अब एक कांडला बंदरगाह तो बनाया, पर इसके अलावा भी मुंबई बंदरगाह पर और ज़्यादा परिवहन को ध्यान में रखते हुए उसके सामने ही एक नया बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके, और ताकि ये लगे भी सही कि पूरा एक है। ठीक है, इस मुंबई बंदरगाह के ऊपर जो भार है उसको, या उसके परिवहन जो बहुत अधिक परिवहन है उसके लिए एक नया उसके सामने ही जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। ओके, प्रमुख समुद्री पत्तन पढ़ रहे हैं हम। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है जहाँ से लगभग 50% निर्यात होता है। अब आपको जो हमारे प्राकृतिक संसाधन वाला पार्ट पढ़ा था हमने, उसमें हमने देखा था कि मार्मागाओ पत्तन जो है वो वहाँ से लोहे का जो अयस्क है उसका निर्यात होता है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ से होता है। देश का लगभग 50% निर्यात उसी मार्मागाओ पत्तन से होता है। कर्नाटक का न्यू मैंगलोर पत्तन कद्रमुख खानों से निकले लौह अयस्क को निर्यात करता है। ठीक वैसे ही कर्नाटक का ये जो बंदरगाह है न्यू मैंगलोर, वो कद्रमुख की खानों से निकलते हुए लौह अयस्क को निर्यात करता है। दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है जो लेगुन के मुहाने पर स्थित है। यह प्राकृतिक पोताश्रय है। जैसे हमने अभी मुंबई में पढ़ा था कि मुंबई में भी प्राकृतिक पोताश्रय है, ठीक वैसे ही कोच्चि बंदरगाह में भी प्राकृतिक पोताश्रय, यानी यहाँ पर जो खड़े रहते हैं जहाज़ वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, उसको अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, प्राकृतिक पोताश्रय बना हुआ है। पूर्वी तट पर तमिलनाडु के दक्षिण में तुतीकोरिन पत्तन है जो एक प्राकृतिक पोताश्रय है। यहाँ पर भी तमिलनाडु में भी तुतीकोरिन जो बंदरगाह है वो भी प्राकृतिक पोताश्रय है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव से व्यापार का संचालन करता है। तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के दक्षिण में ये जो बंदरगाह है वो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव से व्यापार का संचालन करता है। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, साथ ही व्यापार की मात्रा एवं सामान लदान के संदर्भ में देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। सबसे पहला तो बड़ा तो हमने देखा था मुंबई बंदरगाह,
दूसरे नंबर का है चेन्नई, जो कि सबसे प्राचीन है परंतु दूसरा बड़ा है। प्राचीनतम सबसे पुराना तो चेन्नई है, परंतु बड़ा देखने पे वो दूसरे नंबर का है। पहला मुंबई है, जो देश का दूसरा जितना भी परिवहन होता है उन सब के मामले में सेकंड नंबर का चेन्नई बंदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। देखो 3 नाम हुए। मुंबई सबसे नंबर 1 जो आयात निर्यात में परिवहन में सबसे नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे चेन्नई है, परंतु चेन्नई का अपना ही एक अलग प्राचीनतम बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है। और विशाखापट्टनम का नाम इसलिए क्योंकि प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है, जहां पोत निर्माण का काम भी होता है और मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध है। जहाज़ों का निर्माण, मरम्मत, ये सब काम विशाखापट्टनम बंदरगाह पर होते हैं। तो 3 बंदरगाह हमारे इम्पोर्टेंट, मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। देखो लौह अयस्क के मामले में हमने 3 जो बंदरगाह देखे, एक तो मार्मागांव पत्तन, एक है फिर कर्नाटक का कद्रमुखी खानों से निकलने करके उसका व्यापार करने वाला न्यू मैंगलोर पत्तन, और तीसरा अभी आया उड़ीसा में पारादीप पत्तन। दोस्तों आप जब ये प्राकृतिक संसाधन वाले वीडियो इसके पहले जो आए, जो हमने पढ़े, खनन वाला जो पार्ट था हमारा, खनिज वाला, उसमें इन सभी के नाम भी है। तो जब हम भी पढ़ते हैं ना, तो उसको जब एक दूसरे से कड़ी जोड़ेंगे तो हमारे पढ़ने में आसानी रहती, याद रखने में भी आसानी रहती है। अब जैसे ये परिवहन और संचार वाले टॉपिक में अगर ये आए कि यहाँ लौह अयस्क का निर्यात होता है, तो उससे हमारा वो भी चैप्टर क्लियर हो जाता है जो हमने प्राकृतिक संसाधन वाले पार्ट में पढ़ा था। तो ये जितने भी चैप्टर अपनी किताब में दे रखे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इनको गौर से ध्यान से देखें ना, तो हमको एक दूसरे से सहसंबंध ज़रूर दिखता है। और यही सहसंबंध अगर हम ध्यान में रखें कि हाँ हमने उसको वहाँ पढ़ा था, तो इससे याद रहता है। जैसे इसके पहले के वीडियो में आया था जो सड़क परिवहन में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उसको देखना। उसके पहले के वीडियो में जो सड़क परिवहन था उसमें ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में था। अब ये ग्रांड ट्रंक रोड जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया हुआ था, तो वो पहले के जो पार्ट थे अपने भारत के इतिहास से संबंधित, उसमें सूर साम्राज्य में उसका नाम था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इसको हमें पढ़ाई के दौरान ध्यान रखना है कि जब अभी हम पढ़ें तो पिछला जो पढ़ा हुआ ज़रूर याद रखें, अपने दिमाग में रखें। और अगर नहीं भी है, अभी नहीं है, तो ओके, कोई बात नहीं, उसको रुक करके हम पीछे ज़रूर जाएंगे, हाँ हमने इसको वहाँ ज़रूर पढ़ा था। इससे थोड़ा कंपैरिजन पैदा होगा और इसको हमारे याद रखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी और याद भी जल्दी रहेगा। ओके, जल परिवहन पढ़ रहे हैं हम, और उसमें भी प्रमुख समुद्री पत्तन पढ़ रहे हैं। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। मुंबई, चेन्नई, फिर विशाखापट्टनम और फिर कोलकाता। तो कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। अब नदीय पत्तन क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न ये है, कोलकाता है वो पश्चिमी बंगाल में है, और पश्चिमी बंगाल के जो कोलकाता है वहाँ से पश्चिम बंगाल से होते हुए उधर नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं उसमें अधिकांश मात्रा में नदियाँ उस बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो वहीं से होकर के जाती हैं। तो ये जितना भी पानी आता है उन सभी नदियों को मिलने के बाद तो वहाँ से होकर के गुजरता है। तो उसी जगह पर ये बंदरगाह बना हुआ है, इसीलिए लिखा है यहाँ कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है जो सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोलकाता की अपनी एक विशेषता है। यह ज्वारीय पत्तन होने से, अब ज्वारीय पत्तन पहले समझ लेते हैं। ज्वार बाटा जो आता है समुद्र में, पानी का जो उतार चढ़ाव होता है, पानी की लहरें जो उठती हैं उसको ज्वार, और जब वापस नीचे बैठती हैं तो भाटा कहते हैं। तो ये जो ज्वार बाटा होता है, उस ज्वार बाटे की वजह से इसका नाम ज्वारीय पत्तन रखा है। ज्वारीय पत्तन होने और हुगली नदी के तलछट जमाव के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। अब ज्वारीय पत्तन होने से क्या होगा, समुद्र की जो लहरें उठेंगी उसके साथ साथ समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर बंदरगाह में आ जाएंगी। और दूसरा, हुगली नदी का तलछट जमाव जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, मतलब जितनी भी नदियाँ आती हैं और बंगाल की खाड़ी में जब जाके समा जाती हैं तो उसके पहले यहाँ पर आकर के वो जो जमाव होता है उसके साथ, नदियों के साथ जो मिट्टी आती है वो यहाँ जम जाता है।
तो इसकी वजह से जो कोलकाता बंदरगाह उसको नियमित रूप से साफ़ करना पड़ता है। दो कारण, एक तो ज्वारीय पत्तन और दूसरा नदियों का जो तलछट जमा होता है, दोनों की वजह से उसको नियमित रूप से सफाई करनी पड़ती है। कोलकाता पर बढ़ते व्यापार दबाव को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। अभी मैंने आपको कहा था कि हमको पिछला याद रखना है, तो पिछला जैसे मुंबई बंदरगाह जो है उसके पास में एक सहायक बनाया गया है। अभी आपको याद होगा, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है, नहीं देखा हो तो एक बार फिर देख लेना। अभी 2-5 मिनट पहले ही वो नाम आया था, और वो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जो मुंबई की सहायक के रूप में विकसित किया गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कोलकाता पर बढ़ते व्यापार दबाव को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पूर्णतः सुसज्जित कोयला और तेल कंटेनर की सुविधा उपलब्ध है। तो मुंबई और कोलकाता दोनों के साथ में सहायक पत्तन बनाए गए हैं। मुंबई के साथ जवाहरलाल नेहरू पत्तन और कोलकाता के साथ हल्दिया सहायक पत्तन है। राजस्थान में समुद्री तट और पूर्णकालिक नदियों के अभाव से जल परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में एक तो समुद्री तट नहीं है, ठीक है, समुद्री तट के अलावा अगर नदियां भी हों तो भी काम हो जाए, पर पूर्णकालिक नदियां नहीं है। पूर्णकालिक नदियां मतलब जो वर्ष भर बहती रहें, वर्ष भर जिसमें पानी रहे, तो इसकी वजह से जल परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है राजस्थान में। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह हैं कांडला और मुंबई। सबसे पहले निकटतम तो कांडला जाता है, मुंबई थोड़ा सा और दूर होता था, तो कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकटतम है, और एक मुंबई है उससे थोड़ा सा दूर। परिवहन पढ़ रहे हैं हम, हमारा जो मेन टॉपिक है परिवहन और संचार उसमें, और सबसे पहले हमने परिवहन में स्थल परिवहन देखा। स्थल परिवहन में सड़क, रेल और वायु पाइपलाइन। उसके बाद परिवहन देखा हमने जल परिवहन। अगला परिवहन आ रहा है वायु परिवहन, और वायु परिवहन से लगभग सभी जहाँ वाकिफ़ हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। कम से कम अगर सभी ने सफ़र नहीं किया तो आकाश में उड़ते हुए इन वायुयानों को तो ज़रूर देखा है। वायु परिवहन शुरू करते हैं। यह तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। हर परिवहन की अपनी एक विशेषता है। सड़क परिवहन की हमने देखी, जल परिवहन की देखी, और फिर अब वायु परिवहन। तो वायु परिवहन की विशेषता क्या है? तीव्रतम, सबसे तेज़ है, आरामदायक है और एक प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित, हवाई जहाज़ में हर कोई थोड़ी नहीं बैठ सकता है ना, प्रतिष्ठित है। मैं तो हवाई जहाज़ में बैठा हूँ। ओके, आरामदायक है और तीव्रतम है, सबसे फास्ट। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों और घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन इम्पोर्टेंट क्यों है? एक और दूसरा कारण है कि जहाँ पर जब सड़क भी नहीं जा सके या जल परिवहन भी नहीं हो सके, कुछ भी और कोई रास्ता नहीं हो, तो हवा का रास्ता तो खुला रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। तेज़ी से, प्रतिष्ठित, आरामदायक, और जहाँ कुछ भी नहीं पहुँच सके, कोई परिवहन नहीं हो सके, वहाँ वायु परिवहन संभव है। वायु परिवहन का प्रारंभ देश में 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया था। रेलवे लाइन का हमने पढ़ाई था कि रेलवे लाइन भी भारत में आज़ादी से पहले शुरू हो गया था। वायु परिवहन भी देश में आज़ादी से पहले शुरू हुआ, और सबसे पहले जो वायु परिवहन हुआ वो इलाहाबाद और नैनी के बीच में, जब सर्वप्रथम डाक सेवा शुरू हुई थी, डाक भारत में, तो उस डाक सेवा को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए वायु परिवहन शुरू हुआ 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच। याद रखिएगा, 1911 में सबसे पहला वायु परिवहन देश में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। वायु परिवहन का प्रारंभ देश में 18 फरवरी 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच 6 मील, ठीक है, ज़्यादा लंबी दूरी नहीं थी, 6 मील विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया था। विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन भारत में इलाहाबाद से नैनी के बीच 6 मील की लंबाई, और तारीख 18 फरवरी 1911 को। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रेलवे का कब किया था? इस तरह से आप कंपेयर करके याद कीजिएगा।
उसके फिर हम आगे फिर बैंकिंग पढ़ेंगे तो बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है एक दूसरे से कंपेयर करते हुए। ओके, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वायु परिवहन में इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एयर तथा कई निजी एयरलाइंस, ये सभी घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इंडियन एयरलाइंस और एलायंस एयर मतलब उससे जुड़ी हुई या उससे जो जिनका अनुबंध होता, और वो है इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी जिसको कहा जाता है, एलायंस एयर मतलब उसके साथ जुड़ी हुई। तो ये निजी एयरलाइंस हैं, वो घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एयर और निजी एयरलाइंस तीनों, इंडियन एयरलाइंस उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी और निजी, ये घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। घरेलू का मतलब होता है देश के अंदर ही। इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अलावा, इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अलावा, आंतरिक भागों में ही, पर इसके अलावा समीपवर्ती देश, पास के देश कौन कौन से, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ तक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो अपन को याद ये रखना है कि इंडियन एयरलाइंस या एलायंस एयर, उसके साथ तो इंडियन एयरलाइंस एक शब्द याद रखना, इंडियन एयरलाइंस है वो अंदर, ठीक है, इंडियन से अंदर, तो अंदर के साथ साथ देश के पड़ोसी जितने देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव, यहाँ पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध कराता है। एयर अंतर्राष्ट्रीय, इंडियन अंदर, याद रहेगा, रखना पड़ेगा। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को आपात संक्रियाओं में और दुर्गम स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। एक और देश की कंपनी है जिसको कहते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, और ये क्या काम करती है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को आपात संक्रियाओं में, आपात मतलब बहुत जब कठिन परिस्थिति आ जाती है, इमरजेंसी हो कभी, तो आपात संक्रियाओं में और दुर्गम स्थानों पर, जब कभी भी बाढ़ आ गई हो, कहीं तूफान आ गया हो, जैसे अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हवाई दौरा किया था पश्चिम बंगाल में, जो भी अम्फन तूफान आया था, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर जो सेवाएं उपलब्ध कराता है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जैसे जो हमने नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया पढ़ा था, ठीक वैसे ही राष्ट्रीय जल मार्ग पढ़ा था, ठीक वैसे ही वायु परिवहन में भी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, जो एक कंट्रोलर होता है। कुल मिला के हर जो भी सड़कें होती हैं, जो भी परिवहन होता है, उसका अपना एक कंट्रोलर होता है। तो वायु परिवहन है, उसका भी अपना एक कंट्रोलर है और उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। देश के 4 बड़े हवाई अड्डे हैं, उनका प्रबंधन करता है, और वो हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये हमारे 4 महानगर भी कहे जा सकते हैं। उन चारों महानगरों पर 4 बड़े हवाई अड्डे हैं जिनका मैनेजमेंट का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशी हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों पर और असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंध करता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण है वो ये 4 बड़े महानगरों का जो हवाई अड्डे हैं उनका प्रबंधन करता है, और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण है वो देशी हवाई अड्डे, देश के अंदर जो छोटे मतलब उससे ये जो 4 महानगरों से भी थोड़े छोटे हवाई अड्डे हैं उनका, और रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंध करता है। असैनिक मतलब सेना का अपनी फिर काम होता है, सेना साहब फिर उससे लेना देना नहीं होता, तो असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंध करता है राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण है वो 4 बड़े हवाई अड्डे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई का प्रबंध करता है। वायु परिवहन में देश के विमानपत्तनों को उनके कार्य, विशेषता, महत्व और उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। हमारे देश के जितने भी हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट हैं या विमानपत्तन हैं, उनके कार्य, विशेषता, महत्व और उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर 4 श्रेणियों में रखा गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन,
अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। तो इसका सीधा सा संबंध हम ये निकाल सकते हैं कि भाई एक देश से दूसरे देश में। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध हैं, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने की विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य हैं जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में, सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन दमदम हवाई अड्डा कोलकाता में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली में और मीनाम्बक्कम चेन्नई में, तला तिरुवनंतपुरम पे। तो मूल रूप से जो चार अभी अपन ने पढ़े थे वो ये चार, एक तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, फिर कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और चेन्नई का मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट और तला तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि, नागपुर, जयपुर ये भी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, पर मुख्य रूप से जो चार है हमने पहले ही भी देखा था। ठीक है, इसके अलावा भी ये बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि, नागपुर, जयपुर यहाँ पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। दूसरा आता है प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन। यह छोटे और बड़े सभी प्रकार के वाहनों को या विमानों को उतारने और उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय है वो तो केवल बड़े, परंतु प्रधान श्रेणी के जो विमानपत्तन है वो छोटे बड़े सभी प्रकार के विमानों को उतारने और उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, लखनऊ, पटना ये प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन हैं। अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, लखनऊ और पटना प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन। मध्यम श्रेणी के 38 विमानपत्तन हैं। 38 एयरपोर्ट मध्यम श्रेणी के हैं। सबसे पहला तो अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा प्रधान श्रेणी, तीसरा मध्यम श्रेणी के 38 विमानपत्तन हैं और छोटी श्रेणी के 28 विमानपत्तन हैं। 28 एयरपोर्ट छोटी श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के 38 विमानपत्तन, प्रधान श्रेणी के अभी हमने देखा अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, लखनऊ, पटना ये जहाँ पर छोटे बड़े सभी प्रकार के विमान को उतरने उड़ान भरने की सुविधा मिलती है। और इसके पहले पढ़ा था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन थे। तो ये चार प्रकार के वायु परिवहन में विमानपत्तन एयरपोर्ट। सरकारी सहायता प्राप्त उड्डयन क्लब भी हैं जहां चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो पायलट होते हैं, जो हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को चलाते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सरकारी सहायता प्राप्त उड्डयन क्लब भी हैं जहां पर चालकों को, विमान चालक या पायलट को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राजस्थान में विमानपत्तन। जयपुर सांगानेर स्थित विमानपत्तन प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा है, जो सेकंड नंबर पे आता। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जयपुर में सांगानेर स्थित विमानपत्तन एयरपोर्ट प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा है, जहां 2 टर्मिनल हैं, जहां से देश और कुछ विदेशी विमान सेवाओं का संचालन सरकारी और निजी विमान कंपनियों द्वारा किया जाता है। सरकारी कंपनियां कौन सी और निजी विमान कंपनियां कौन सी है? जैसे सरकारी में हमारी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, और निजी तो बहुत सारी है जिनके नाम हम सभी जानते हैं, कभी आए दिन टीवी पर या समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते भी हैं। रातानाडा जोधपुर और डबोक उदयपुर ये मध्यम श्रेणी के विमानपत्तन हैं, जहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। जो जोधपुर का रातानाडा और उदयपुर का डबोक एयरपोर्ट है, वहाँ पर देश के प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेशनल नहीं। कोटा में छोटी श्रेणी का विमानपत्तन है। ठीक है, हमने अभी 4 प्रकार की श्रेणियाँ पढ़ी थी। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय, फिर प्रधान श्रेणी, फिर मध्यम और फिर छोटी। तो कोटा में छोटी श्रेणी का विमानपत्तन है और अजमेर में भी किशनगढ़ के पास विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है। तो राजस्थान में प्रधान श्रेणी, मध्यम श्रेणी और छोटी श्रेणी तीनों प्रकार के विमानपत्तन है, और किशनगढ़ के पास अजमेर में भी एयरपोर्ट का काम चल रहा है। ये हमारे देश में वायु परिवहन का जो जाल फैला हुआ है वो आपको इस मैप में दिखेगा। मुख्य रूप से जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, ये कोलकाता है, ये मुंबई, फिर इधर चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये जो बड़े विमानपत्तन हैं ये दिख रहे हैं। और ये जो आपको तीर के निशान दिख रहे हैं वो हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं उनका ये दिशा है
कि कहाँ से किस मार्ग पर जाते हैं। जैसे यहाँ से तीर का निशान चल रहा है तो ये काठमांडू तक गया, ठीक है ना। ये यहाँ से तीर का निशान चल रहा है तो यहाँ तक गया। इस तरह से ये हवाई मार्ग दिखाए हुए हैं हमको। जैसे यहाँ से एक समुद्र को होकर के यहाँ पोर्ट ब्लेयर तक जाता है, फिर यहाँ से चेन्नई तक आता है। तो ये हवाई मार्ग दिखाए गए हैं एरो के माध्यम से। ये वायु परिवहन आपको ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध में पढ़ने का अगर रियल में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अब इसमें क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और उसमें सुधार कर सकूं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको अध्ययन सामग्री नियमित रूप से मिलती रहे। धन्यवाद।